वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सोशियोलॉजी का फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आए। मेक श्योर अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके देखिए, देन उसके बाद ये, क्योंकि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना किसी डिले के लेट गेट स्टार्टेड। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है निर्जातीयता क्या होती है, यानी कि निर्जातीयता कह दो या फिर इसे पर संस्कृति कह दो। पर संस्कृति कह दो या निर्जातीयता कह दो, दोनों एक हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है पर संस्कृति किसे कहते हैं, निर्जातीयता किसे कहते हैं। मैं आप बताती हूँ। निर्जातीयता से आशय है कि सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृति के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के प्रयोग करने से है। यानी कि जो होती है सांस्कृतिक निर्जातीयता वह होती है जिसमें एक संस्कृति के मूल्य दूसरी अन्य संस्कृति के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन, उनका आदान प्रदान होता है, उसी को हम निर्जातीयता कहते हैं। जब संस्कृति या एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो तभी निर्जातीयता की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, ये होती है। मैं आपको एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि पर संस्कृति या फिर बोलेंगे हम निर्जातीयता किसे कहते हैं। निर्जातीयता उसे कहते हैं जब दो संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा वह एक दूसरे के सभी नहीं तो कुछ ना कुछ तो तत्व ग्रहण करते हैं, और इस तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया के साथ दोनों की संस्कृतियों में एक दूसरे की संस्कृतियों में कुछ ना कुछ प्रभाव आता है, यानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, तो उसी को हम निर्जातीयता कहेंगे या फिर पर संस्कृति कहेंगे। मेक श्योर आपको ये समझ में आ गया हो। अब हमारा नेक्स्ट है निर्जातीयता विश्व बंधुता के विपरीत है। यानी कि विश्व बंधुता मीन्स क्या होता है, मतलब कि समझने हैं कि हाँ, एक दूसरे को साथ में मिलकर चलना, एक दूसरे का मतलब कि अगर हम जैसे कि बोलते हैं सभी भाईचारे की भावना से समाज का कल्याण करें, समाज का विकास करें, तो जो निर्जातीयता है वो विपरीत है विश्व बंधुता के। ठीक है, जो कि संस्कृति के उनके अंतर के कारण है, उस संस्कृति के कारण है। ठीक है, सबकी अलग अलग संस्कृति, सबकी अलग अलग सोचने की क्षमता होती है, उसी के कारण जो निर्जातीयता है वो बंधुत्व के विपरीत है, उसकी ऑपोजिट है। विश्व बंधुता परिवेशनीय अन्य व्यक्ति के मूल्यों तथा आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों तथा आस्थाओं के अनुसार नहीं करता। विश्व बंधुता में मतलब कि एक ही कम्युनिटी के, फॉर एग्जाम्पल एक ही कम्युनिटी के सारे ग्रुप होता है, उसमें अपनी संस्कृति होती है, अपने कल्चर्स होते हैं, अपनी सोचने करने की क्षमता होती है, लेकिन वह अपने मूल्य और अपनी आस्थाओं का मूल्यांकन उनकी अवस्था मतलब कि दूसरों के अकॉर्डिंग, मतलब कि किसी दूसरे के अकॉर्डिंग उनके मूल्य और आस्थाओं का उपयोग नहीं करेंगे अपनी संस्कृति में। ठीक है, ये बोला गया है कि कोई भी, जैसे कि हमने एक दूसरे के संपर्क में आए हम, और सिर्फ विश्व बंधुता के बारे में बता रही हूँ मैं कि उसमें जो होता है अन्य व्यक्ति के मूल्य और आस्थाओं का मूल्यांकन हम अपनी मूल्य और आस्थाओं के अनुसार नहीं करते। ठीक है, जो हमारा है वो हमारा रहेगा, जो उनका है वो उनका ही रहेगा। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विभिन्नता का संप्रेक्षण होता है। ठीक है, एक आधुनिक समाज संस्कृति मतलब कि संस्कृति विभिन्न होती है, हर किसी में विभिन्नता पाई जाती है संस्कृति में, ये बोला है इसमें। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा गलत है लिखना, मतलब कि फिर भी इसमें लिखा है विभिन्नता। एक विश्व पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति प्रभाव द्वारा सशक्त करने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि जो उसकी संस्कृति जो होते हैं, उसके जो मूल्य होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही सशक्त बनता है। वो लोगों मतलब कि समाज का कल्याण करने की उसके अंदर क्षमता होती है। विश्व व्यापक मतलब कि समाज से ही इसका मकसद बोलने का वो है कि वो स्वतंत्र होता है, अपनी संस्कृति को प्रभाव के द्वारा वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, वो समाज में कल्याण करने की भावना भी रखता है, तो उसी को हम कहेंगे। मेक श्योर आपको समझ में आ गया हो। तो अब हमारा नीचे है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन कहते हैं यानी कि समाज में परिवर्तन आते हैं। मैं आपको बताती हूँ वो हर किसी से कैसे भी परिवर्तन आ सकते हैं समाज में। वो जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण होगा तो समाज में ही परिवर्तन आएगा। अगर प्रौद्योगिकी होगी यानी कि औपनिवेश बाजार का कुछ होगा तो उसमें भी समाज में परिवर्तन आएंगे। ये सब इस रिलेटेड
ये वह तरीका है, मैं आपको बता और अच्छे से नीचे से बताती हूँ, ये वह तरीका है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है। ओ इट्स अ इम्पॉर्टेंट कि ये मतलब कि सांस्कृतिक परिवर्तन में इसका मतलब मोटिव ये दिया गया है इसमें कि वह अपने संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है समाज के अकॉर्डिंग, है ना। प्रतिमान में जो उसके मूल्य होते हैं, जो उसके विचार होते हैं, जो उसके संस्कार होते हैं, जो उसका ज्ञान मतलब कि प्रथाएं होती हैं, ये होता है जो वो बदलता है समाज के लिए। जैसे कि वह दो प्रकार से बदल सकता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक में हमारा आ जाएगा कृषि या खेती करने की नई पद्धतियाँ, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो पहले हल से काम करता था, लेकिन अब वो क्या पता ट्रैक्टर के द्वारा उस ज़मीन को खोदने लगा, उसकी सिंचाई पहले वो कुछ एक नालियों द्वारा से पहले उनकी सिंचाई करती, क्या पता पाइप की द्वारा, तो उन्होंने नई पद्धतियाँ अपनाई। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। ये वह तरीका है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है। बेसिकली इसमें क्या बोला है कि मनुष्य अपनी संस्कृति के कुछ प्रतिमानों को बदलता है। जैसे कि प्रतिमान मीन उसके मॉडल्स, उसके रीति रिवाज, उसके कुछ भी विचार या फिर उसकी तकनीक या फिर कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ प्रथाएं जो भी कुछ चलती हुई आ रही वो बदलता है। सो ये दो प्रकार की हो सकती हैं, एक होती है आंतरिक और एक बाहरी। सो पहले हम पढ़ेंगे वो कैसे उसके अंदर बदलाव आते हैं। कृषि या खेती करने की नई पद्धतियाँ, यानी कि वो इसमें बदलाव लाता है। जैसे कि जो पहले से चलती हुई आ रही जो तकनीक होती है, जो पद्धतियाँ होती हैं, उसमें वो बदलाव करता है। हो सकता है जैसे कि ये चेंजेस करता है, पद्धतियाँ यानी कि चेंजेस। जैसे कि ये बताती हूँ मैं, जैसे कि चेंजेस करता है। जैसे कि पहले वो हल चलाता था, अब यहाँ पर या फिर क्या नाम वाहन ट्रैक्टर द्वारा वो ज़मीन की खुदाई करने लगा, सिंचाई के तरीकों में कुछ बदलाव लाया, एक्सेट्रा। इसको हम कहेंगे आंतरिक परिवर्तन, जो कि समाज पे भी प्रभाव डालती हैं। अब हमारा बाहरी परिवर्तन में आएगा हस्तक्षेप, जीत या औपनिवेशीकरण के रूप में हो सकता है। हस्तक्षेप, जीत या औपनिवेशीकरण सबसे पहले हमारा विश्व व्यापक यानी कि होता है, जिससे कुछ ना कुछ तुम करोगे तो समाज को प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए इसको बाहरी कहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पड़ता है। औपनिवेशीकरण में शासन भी हो सकता है, अपना बाजारीकरण भी हो सकता है, अपना मतलब कि सामानों का उत्पादन भी हो सकता है, ये सब होता है, आयात निर्यात भी हो सकता है। तो इसके अंदर ही एक्सेट्रा इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं औपनिवेशीकरण में। इसीलिए ये बाहरी परिवर्तन में यानी कि बाहरी सामाजिक परिवर्तन में इंक्लूड होता है। अब आपको समझ में आया हो। सो अब हमारा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन, अन्य संस्कृति के संपर्क या अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा संस्कृति परिवर्तन हो सकते हैं। यानी कि वो बोल रहे हैं प्राकृतिक मतलब कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतक्रिया के द्वारा संस्कृति ग्रहण करता है, जिसके कारण सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न होता है, उनके अंदर बदलाव आते हैं, उसकी सांस्कृतिक में बदलाव आते हैं। उसी को हम कहेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतक्रिया के द्वारा संस्कृतियों का आदान प्रदान या फिर ग्रहण करता है, उसी प्रक्रिया को सांस्कृतिक परिवर्तन का नाम दे सकते हैं या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन कह सकते हैं। सो अब है हमारा क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन की मतलब कि अब पढ़ते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोज, परिस्थिति रूपांतरण के कारण हो सकती है। यानी कि राजनीतिक तंत्र हस्तक्षेप राजनीतिक तंत्र के कारण हो सकती है। क्रांतिकारी मीन्स कोई संघर्ष, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई शासन, इससे मतलब है इसका, ठीक है, जिससे पूरा समाज इफेक्टेड हो। तो इसमें तकनीकी खोज में भी पूरा समाज इफेक्टेड होता है। कुछ भी होता है उसका लाभ और हानि सबको उठाना पड़ता है ना, लाभ और हानि सबको उठाना पड़ता है। परिस्थिति रूपांतरण यानी कि कुछ नेचर में बदलाव आते हैं, कुछ भी डिफरेंसेस आते हैं तो सबको असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो उन्होंने राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। प्रजातंत्र और इलेक्ट्रॉनिक तथा मुद्रण, जब मुद्रण आया था तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक्स, न्यू मैगजीन्स ये सब छपने लगी थी। तो जो मतलब कि जो एडिटर मतलब कि वो थे जो हाथ से लिखते थे, उनका जो बिल्कुल काम था वो बिल्कुल चौपट हो गया। तो ये एक तरह की क्रांति आई थी, बट बहुत अच्छी थी, बट उस टाइम लोगों को गलत लगी थी, उनके काम छूट गए थे। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जैसे कि अब हाथ से ना काम करके मशीनों के आदी हो गए हैं, प्रजातंत्र लोगों के बात करने का तंत्र एक्सेट्रा, इसमें आ जाएगा हम क्रांतिकारी परिवर्तन।
अब हमारा ये तो बहुत ही मतलब कि सामाजिक परिवर्तन तो बहुत ही छोटा टॉपिक बताया यहाँ पर। हम इसकी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर जो होगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा अब आगे हमारा मेन टॉपिक जिसकी पर चैप्टर बेस्ड है समाजीकरण। ठीक है, अब पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज का सदस्य बनना सीखता है व्यक्ति, है ना। तो इसमें बोला गया है ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में का सदस्य बनता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँगी, आप आई थिंक समझ जाओगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मानवीय शिशु संस्कृति ग्रहण करता है और संस्कृति की संरचना में प्रवेश करता है। यानी कि वो पहले शिशु छोटा होता है, उसके पास सोचने का समझने की इतनी क्षमता नहीं होती, ना ही उसके पास भावनाएं होती हैं जो आप व्यक्त करें अच्छे से। जो जैसे जैसे धीरे बड़े होता है वो समाज का सदस्य बनता जाता है, वो समाज से कनेक्टेड हो जाता है, उसके मतलब कि समाज के अकॉर्डिंग ही वो जीने लगता है। उसके आचार व्यवहार, उसकी भावना, उसके सोचने समझने की क्षमता ये सब बढ़ जाती है, उसके गुण। और इनफैक्ट वो गुणों को अपने जो इसके अंदर एबिलिटी होती है वो भी समाज के द्वारा ही सीखता है। कोई उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर ये गुण है। समाजीकरण समाज सीखने की प्रक्रिया, मतलब कि समाज के द्वारा सीखने की प्रक्रिया या फिर समाज में समाजीकरण सीखने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य होता है। फिर वह समाज में अपना कंट्रीब्यूट देता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है, समाज में जो भी कुछ हो रहा है वो सब करता है। तो उसी से समाजीकरण मतलब कि समाज को समझना, उसका हिस्सा बनना, ये है। तो अब हम ये जो है समाजीकरण, ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि जितना हम समाज में रहेंगे उतने लोगों के साथ तालमेल बैठा रहेगा, उनके साथ हर विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न प्रकार के समूह लोग आएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके कुछ अलग थॉट होंगे, हमारे कुछ अलग विचार होंगे। तो इससे जो हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो इसी को हम कहेंगे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रारंभिक तथा द्वितीय समाजीकरण। प्रारंभिक समाजीकरण तथा द्वितीय समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में हमारा आता है बच्चा का प्राथमिक समाजीकरण उसके शिशुकाल तथा बचपन से शुरू होता है। यह बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण व निर्णायक स्तर होता है। बच्चा अपना बचपन में ही इस स्तर मूलभूत व्यवहार सीख लेता है। ठीक है, जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो बच्चे मतलब कि शिशुकाल तथा बचपन से ही शुरू होता है। वैसे ये बच्चा सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक स्तर होता है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चा जो होता है ना वो इस टाइम पे बहुत ही कुछ, जो बचपन में बच्चा जो बहुत ही अच्छे से उनकी जो सोचने की एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, वो हर चीज़ बहुत अच्छे से कैच करते हैं, वो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे महत्वपूर्ण कहा गया है। और वो बहुत कुछ ज़्यादा जो मूलभूत यानी कि जो बेसिक व्यवहार होते हैं वो इसी एज में यानी कि प्राथमिक समाजीकरण में ही सीख लेते हैं। तो अब हमारा आएगा द्वितीय समाजीकरण। द्वितीय समाजीकरण में बचपन की अंतिम अवस्था से शुरू होकर जीवन की प्राथमिकता तक आने तक चलता है। यानी कि द्वितीय होती है कि बचपन की यानी कि बचपन की जो अंतिम अवस्था यानी कि हमारा चाइल्डहुड जब खत्म हो जाता है हमारा, और टीनेज में आई थिंक लोग टीनेज में सब परिपक्व होते हैं, उनके थोड़ी बहुत मेजॉरिटी मतलब कि आती है, मतलब कि उनके अंदर परिपक्वता आती है, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता आती है, उनके अंदर वो आती है। तो इसी को हम द्वितीय समाजीकरण कहते हैं। इसमें वह बच्चा क्योंकि बचपन में वो जो बेसिक्स जो सीखना था वो सीख लेता है, उसके बाद वो द्वितीय में यानी कि जब परिपक्व होता है, जब वो मेच्योर हो जाता है, जब जीवन के आने तक होती है, जब वो मेच्योरिटी तक, जब वो मेच्योर बिल्कुल हो जाता है, जब तक वो समाजीकरण की दूसरी अवस्था होती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो।